हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आई दृष्टि करंट अफेयर्स को डिटेल वाइज एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसके हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएँ और ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें। दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, क्योंकि 21 तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें। दोस्तों, इस क्रम में हम चलते हैं। आज का हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव करें। क्या करें, हमें गलत जो कथन दिया गया है, जो ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें क्या करना है, गलत कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने, क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हल्दी, कौन, हल्दी जिंजीबरेसे परिवार का पुष्पीय पादप है। अगला कथन क्या कह रहा है कि भारत ने हल्दी बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2030 तक हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है, मतलब पहुंचने की उम्मीद जताई है। और लास्ट में क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमको पता है कि हम अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, टैकल हो जाएगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हम एक चीज़ आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपको टैकल करने का प्रयास करना चाहिए। पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपको कहीं पे फैक्ट नज़र आ रहा, फैक्ट किस सेंस में नज़र आएगा, फैक्ट में ईयर दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, तारीख दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट में आप याद रखिएगा कि 95% क्या होता है कि इनमें हेर फेर किया जाता है। हो सकता है 2024 की जगह 2023 हो, अक्टूबर मंथ की जगह हो सकता है सितंबर मंथ हो, 4 तारीख की जगह हो सकता है 5 तारीख हो। इस तरह में क्या करता है, थोड़ा बहुत हेर फेर करता है। और रही बात, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम में बहुत कम चांसेस होते हैं जब वो हेर फेर करे, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। ये क्या होता है, वैज्ञानिक नाम जब दिए जाते हैं वो मतलब कहा जाए जहाँ पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जहाँ पे वैज्ञानिक नाम दे दिया या किसी वैक्सीन का नाम दे दिया, उससे रिलेटेड विषाणु वगैरह इनसे संबंधित कुछ जानकारी दे रहे, तो उसके चांसेस, सही होने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम टाइम सही होता है, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पे जैसे ईयर आ गया। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जहाँ पे 2-3 ऑप्शन है जहाँ पे ईयर दे रहा है, तो आप याद रखिएगा एक ऑप्शन गलत होना ही होना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई तुक्का है, रामबाड़ा, नहीं, ये एक्सपीरियंस से आता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, उसी बेसिस पे मैंने ये ऑप्शन सेट किए हैं। अब एक बार फिर से हम ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका डिटेल देखेंगे, फिर हम इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव करें। क्या करें, हमें गलत चुनना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2024, मैं इस पे इंडिकेट कर रहा हूँ, 4 अक्टूबर 2024 को हल्दी बोर्ड के गठन को क्या क्या अधिसूचित किया। हल्दी जिंजीबरेसे परिवार का पुष्पीय पादप है, जिंजीबरेसे परिवार का पुष्पीय पादप है कौन, हल्दी। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारत ने हल्दी बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2030 तक हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद जताई। अगर आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, मैं आपको एक बार और हिंट दे देता हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कि ये क्या कह रहा है, एक प्रकार से पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ये सकारात्मक सोच को बता रहा है कि हल्दी के निर्यात जो है वो 2030 तक हमें $1 बिलियन तक पहुंचाना है। मतलब ये ग्रोथ को दिखा रहा है, भारतीय इकोनॉमी को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार के ऑप्शन बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब गलत होता है। इसके बाद बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया है, ये सही होना है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि हमेशा सही होता, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम सही होता है। अब यहाँ पे फैक्ट दिया हो, फैक्ट में 100% नहीं कहता, मैं 95% कहता हूँ कि हेरफेर होता है, ठीक है। अब हम इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम डिटेल वाइज जब देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर हम देखते हैं कि इसे कब अधिसूचित किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है कि 4 अक्टूबर 2023 को, कब, 4 अक्टूबर 2023 को हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया है। कब किया गया है, 4 अक्टूबर
2024, याद रखिएगा 4 अक्टूबर 2024 को हल्दी बोर्ड के गठन को क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, मतलब इसका नेचर किस प्रकार का है, ये संवैधानिक है कि वैधानिक है कि गैर वैधानिक है, किस प्रकार का निकाय है। तो ये जो निकाय है तो ये एक गैर वैधानिक, मतलब ये वैधानिक निकाय नहीं है। क्या है ये? वैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि ये जो अब गठन तो किया गया है, ये एक बोर्ड है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत होगा। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत होगा ये आपको थोड़ा सा सोचना है। ये पूरा प्रश्न में ही दिया गया। अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे निर्यात की बात कर रहा है। निर्यात का मतलब होता है व्यापार। व्यापार यानी कि व्यापार की देखरेख की बात करते हैं तब आता है एक मंत्रालय जिसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अर्थात कहा जाए जो ये अपना गठन बोर्ड जो ये बोर्ड है, इसका नोडल मंत्रालय कौन है, या कि ये बोर्ड जो है किस मंत्रालय के तत्वाधीन आता है, तो ये जो आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बोर्ड है, गठन किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य हम क्या कह रहे हैं, निर्यात, यानी कि इसके व्यापार को क्या करना, बढ़ाना, इसके व्यापार को बढ़ाना। इसके साथ साथ क्या व्यापार बस बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य होगा? तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? जागरूकता। अगर आप देखेंगे हल्दी के कई सारे काम हैं। हल्दी का उपयोग हम लोग औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है। हल्दी का उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। हल्दी का उपयोग हम लोग मसालों के रूप में करते हैं। आप देखते होंगे कि आपके चारों तरफ हल्दी का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। अगर आपको चोट लग गई तो हल्दी का उपयोग है, आपको सर्दी खांसी हो गई तो हल्दी का उपयोग है, ठीक है ना। आपको अगर थोड़ा सा एलर्जी हो गया किसी चीज़ के तो हल्दी का उपयोग, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है तो हल्दी का उपयोग, मतलब चारों तरफ हल्दी का उपयोग है। तो अर्थात कहा जाए तो हल्दी से संबंधित और जागरूकता को क्या करना है, बढ़ाना है, जागरूकता को बढ़ाना। इसके साथ साथ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, क्या करना है हमें, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को बढ़ाना है और नवीन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की क्या करनी है, खोज करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करना है कि इसके अनुसंधान पर भी कार्य करना है। इसके शोध एवं अनुसंधान को क्या करना है, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। क्या करना, शोध और अनुसंधान को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से क्या किया गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का क्या किया गया है, गठन किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो हल्दी बोर्ड है, ये बोर्ड है, अगर इसकी संरचना कैसी है, हम संरचना भी जानना चाहेंगे कि भाई बोर्ड है तो बोर्ड की संरचना भी होगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि हल्दी बोर्ड है, गठन कब हुआ, हमने देख लिया कि 2023 के आसपास इसका गठन होता है, अक्टूबर। किस प्रकार का निकाय है, प्रकृति कैसी है, तो ये वैधानिक निकाय नहीं है। इसका मंत्रालय कौन है, तो हमने देखा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। और हमने इसका मोटो देख लिया, एम क्या है, एम ने हमने देखा कि भाई जागरूकता बढ़ाना है, नए मार्केट की खोज करनी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या करना है, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ाना है, जिससे क्या होगा, किसानों की आय क्या होगी, दुगनी होगी, उपभोक्ता को बढ़ाना है। अगर हम बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होगी, संरचना, तो इसमें क्या है दोस्तों, 1+4 का रेशियो चलता है। किसका रेशियो चलता है, 1+4। 1+4 का मतलब क्या होता है, एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, इसके साथ अन्य सदस्य भी होंगे, अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। अर्थात कहा जाए तो इसका रेशियो क्या है, 1+4 प्लस अन्य। याद कैसे करना, 1+4 प्लस अन्य। और एक सदस्य कौन होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसकी क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। और 4 अगर अन्य सदस्य की बात करते हैं, तो अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको उत्तर अपने आप आ जाएगा। पहली चीज़, मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य एवं उद्योग, तो एक सदस्य कहाँ से आएगा, वाणिज्य से, ठीक है। हल्दी की क्या की जाएगी, खेती की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कृषि और आयुष मंत्रालय भी इसमें शामिल होगा। औषधि से संबंधित है तो औषध विभाग भी इसमें शामिल होगा।
तो इस तरह से क्या होते हैं, 4 सदस्य इसके सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य हैं, आप देख लीजिएगा कौन कौन से अन्य सदस्य हैं। अभी तक दोस्तों हमने देखा हल्दी बोर्ड के बारे में। अब आपके मन में जिज्ञासा जाग रही होगी, क्यों ना हम थोड़ा सा हल्दी के बारे में जान लेते हैं कि हल्दी में कौन से गुण हैं, हल्दी की प्रकृति क्या है, हल्दी किस परिवार से संबंधित है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। तो सबसे पहले क्या है, हल्दी जो है जिंजीबरेसी परिवार का सदस्य है। किसका है, जिंजीबरेसी परिवार से संबंधित एक पुष्पीय पादप है। अगर आपसे बात करते हैं कि ये जिंजीबरेसी परिवार से संबंधित कोई और भी है जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसके अलावा, हल्दी के अलावा आपने अगर अदरक का नाम सुना होगा। किसका, अदरक। अदरक भी इसी परिवार से ताल्लुक़ रखता है। अदरक भी जिंजीबरेसी परिवार का ही सदस्य है। अदरक और हल्दी जिंजीबरेसी परिवार से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है, हल्दी का रंग पीला क्यों होता है, तो इसमें एक क्या पाया जाता है दोस्तों, प्राकृतिक घटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्राकृतिक घटक। उस प्राकृतिक घटक का नाम क्या है, करक्यूमिन। उस प्राकृतिक घटक का नाम क्या है, करक्यूमिन। हम लिख देते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन नामक घटक के कारण क्या होता है, हल्दी का रंग पीला होता है। और ये हल्दी कैसी होती है, एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ कि हल्दी से संबंधित जो आपको जानकारी चाहिए थी वो हमने आपको उपलब्ध कर दिया है, जिसके कारण से आप इस प्रश्न को क्या कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे। ठीक है, अब एक बार हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें, गलत कौन सा है। तो भारत सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया। दोस्तों अभी तो हमने सिर्फ ऐसे ही बताया है, इसकी पूरी डिटेल नीचे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम आपको आधे में छोड़ रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी दी है। अभी तो हम आपको बताएंगे कि हल्दी के लिए कैसी जलवायु परिस्थितियाँ चाहिए, वैश्विक भागीदारी क्या है, कृषि मतलब कि ये सब चीज़ें अभी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों कि 4 अक्टूबर 2024 को हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया। जस्ट अभी अभी हमने आपको दोस्तों क्या बताया है कि 4 अक्टूबर 2023 4 अक्टूबर 2023 को हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन गलत है। हल्दी जिंजीबरेसी परिवार का पुष्पीय पादप है। जी हाँ, जिंजीबरेसी परिवार का क्या है, पुष्पीय पादप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है कि भारत ने हल्दी बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2030 तक हल्दी के निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो इसका उत्तर क्या होता है, असत्य हमें बताना था। तो असत्य क्या है, केवल एक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। क्या है कि भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को क्या किया, हल्दी बोर्ड के गठन को क्या किया, अधिसूचित किया। हल्दी बोर्ड के बारे में हम देखते हैं कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है। नोडल मंत्रालय कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इसके बाद क्या आता है कि अगर इसके हम मोटो की बात करते हैं, उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है, जागरूकता एवं उपभोक्ता को बढ़ाना। जागरूकता एवं उपभोक्ता को क्या करना, बढ़ाना। जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज करना, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है ना, क्षमता निर्माण एवं कौशल का विकास, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना। अगर आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो किसानों की आय क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इसका मेन मोटो क्या है, हमने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जागरूकता और उपभोक्ता को बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की खोज करना है, अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना है, क्षमता निर्माण और कौशल का विकास करना है, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को क्या करना है, सुनिश्चित करना, और किसानों की आय को क्या करना है, दुगनी करना है। क्योंकि आपको पता है इस गवर्नमेंट का एम, मतलब कि कहा जाए कई सारे लक्ष्यों में से एक मुख्य लक्ष्य क्या है, किसानों की आय में वृद्धि करना। अगर आप ये सब कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा,
हल्दी का अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। हल्दी का उत्पादन करेंगे तो बाज़ारों में हल्दी जाएगी, हल्दी जाएगी तो किसानों को अच्छी आमदनी होगी, अच्छी आमदनी होगी तो किसानों की आय क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, हमने पहले बताया 1+4 प्लस अन्य, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। इसके अलावा 4 क्या होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें वाणिज्य, कृषि, आयुष मंत्रालय और औषध विभाग के प्रतिनिधि इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अन्य सदस्य में कौन कौन होता है, अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संसाधनों के सदस्य, हल्दी की खेती करने में लगे किसान और निर्यातकों के प्रतिनिधि, ठीक है। ये सब क्या होंगे, अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। अगर हम हल्दी की बात करते हैं, हल्दी में किस प्रकार का गुण पाया जाता है, तो हमने बताया है कि हल्दी क्या है, जिंजीबरेसी परिवार का एक संबंधित पुष्पीय पादप है। किस प्रकार का, उष्णकटिबंधीय पौधा है ये। आपसे पूछ सकता है कि हल्दी किस प्रकार का पौधा है, तो याद रखिएगा हल्दी क्या है, एक उष्णकटिबंधीय, क्या है, उष्णकटिबंधीय पुष्पीय पादप है। किस परिवार से संबंधित रखता है, तो जिंजीबरेसी परिवार से संबंधित संबंध है इसका। इसके हल्दी के अलावा कौन इससे संबंधित है, जिंजीबरेसी परिवार से, तो अदरक भी जिंजीबरेसी परिवार से ही ताल्लुक रखता है। अब बात करते हैं कि हल्दी का रंग पीला किस कारण से होता है, तो हल्दी का जो रंग पीला होता है वो होता है करक्यूमिन नामक एक घटक के कारण। करक्यूमिक नामक एक घटक होता है जिसके कारण से हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। हल्दी में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हल्दी में क्या है दोस्तों, पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जलवायु परिस्थितियाँ क्या होती हैं, मतलब कि हल्दी की उत्पादन जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो तापमान होता है उसे होना चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य में। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य इसका क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करते हैं, किसकी, वार्षिक वर्षा की, तो 1500 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक की वर्षा होनी चाहिए, मतलब 1500 मिलीमीटर हो या इससे अधिक की वार्षिक वर्षा हो। मृदा कैसी होनी चाहिए, लाल दोमट मृदा होनी चाहिए जिसमें अच्छी जल निकासी की गुण पाया जाता हो, ठीक है ना। तापमान कैसा होना चाहिए, तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 1500 मिलीमीटर या इससे अधिक होनी चाहिए। मृदा कैसी होनी चाहिए, अच्छी जल निकासी वाली लाल दोमट मृदा क्या है, होनी चाहिए हल्दी के उत्पादन के लिए। अगर हम बात करते हैं कि हल्दी के उत्पादन में भारत की कितनी भागीदारी है, या कि हल्दी के निर्यात में या उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 75% से अधिक। अर्थात पूरे विश्व में जितना भी हल्दी का उत्पादन हो रहा है उसमें 75% से अधिक भारत की हिस्सेदारी, किसकी है, भारत की हिस्सेदारी है। अगर कृषि की बात करते हैं कि भारत में जो हल्दी की खेती की जाती है तो कितने प्रकार की हल्दी की किस्में उगाई जाती हैं भारत में, तो भारत में 30 से अधिक क्या है, हल्दी की किस्में उगाई जाती हैं, मतलब कि 30 से अधिक प्रकार की हल्दी भारत में उगाई जाती है। जिसमें अगर सबसे बड़े उत्पादक की बात की जाए तो कौन कौन है यहाँ पे, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक हैं। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा, किसमें इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, सबसे बड़े पे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक है, उपभोक्ता है और निर्यातक देश है। अगर हम बात करते हैं कि निर्यात मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है, तो बांग्लादेश, यूएई, यूएसए एवं मलेशिया में किया जाता है। अब ऑप्शन में जो दिया गया था, ठीक है ना, और इसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो क्या है कि भारत जो है वर्ष 2030 तक निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है, कि मतलब कि अगर हम ये सब करेंगे तो $1 बिलियन तक इसका निर्यात बढ़ जाएगा। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
WHO के अनुसार विश्व से कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। मतलब कि WHO बता रहा है कि विश्व में जो है कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला एक देश है, जो विश्व का क्या कहना, कौन सा देश बन गया है, प्रथम देश बन गया है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, इरिट्रिया, सूडान, जॉर्डन, जिबूती। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, जॉर्डन इसका राइट आंसर है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, तो जॉर्डन कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट में WHO के नाम से जाना जाता है, WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए आधिकारिक तौर पर सत्यापित किया है। मतलब कि WHO ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इस बात का डिक्लेरेशन कर दिया है कि जॉर्डन जो है क्या कर दिया है, कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि जॉर्डन में जो है पिछले 2 दशक से, कब, पिछले 2 दशक से कुष्ठ रोग के कोई भी लक्षण, मतलब कि कोई भी मामला सामने नहीं आया जॉर्डन में पिछले 2 दशकों में। कहाँ 2 दशक, मतलब कि 20 वर्ष कहलाता है। याद रखिएगा कि जॉर्डन ने 2 दशकों से ज़्यादा समय से कुष्ठ रोग का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है कि WHO के अनुसार कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो जॉर्डन प्रथम देश है जिसने कुष्ठ रोग का उन्मूलन किया है। क्यों? क्योंकि WHO बोल रहा है, WHO ये बता रहा है कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय में जॉर्डन में कुष्ठ रोग से संबंधित कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे एक चीज़, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि हम रेड सी को यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे रेड सी का, पहली चीज़ यहाँ पे बात करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुष्ठ रोग की बात कर रहे हैं, कुष्ठ रोग की बात करने में हम रेड सी क्यों पढ़े। लेकिन दोस्तों मैंने ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं कि जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो, जिसे आप एक पंथ दो काज कहते हैं ना, वही हो सके। हम पढ़ कुछ और रहे हैं लेकिन इंटरलिंक ऐसा कर रहे हैं कि आप रेड सी से संबंधित देश को भी समझ सके, जान सके। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में रेड सी, ब्लैक सी, ठीक है ना, बाल्टिक सी, इससे संबंधित बहुत सारे पूछता रहता है कि इससे संबंधित देश कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा। इसीलिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे इरिट्रिया, सूडान, जिबूती, जॉर्डन, ये ऑप्शन सेट करने का मेन मोटो ही यही था कि आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, तो ये चारों ही देश रेड सी से रिलेटेड हैं। क्या है? रेड सी से संबंधित देश हैं। तो क्या ये 4 देश ही रेड सी से संबंधित हैं? नहीं। तो हम थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो क्या रहा है, हम लोग चल रहे हैं अफ्रीका की ओर। आप ये देख रहे होंगे पूरा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसी अफ्रीका एंड एशिया कॉन्टिनेंट के मध्य में क्या है? रेड सी है। ये क्या है? हमारा अफ्रीका है, ये हमारा इसी के मध्य में क्या है? हमारा रेड सी है। हमारा क्या है? इसी के मध्य में रेड सी आता है। अगर अब आप देख रहे हो कि रेड सी से संबंधित देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपना सऊदी अरब है। ये अपना क्या है? ये रेड सी है। ठीक है ना, रेड सी से संबंधित में सबसे पहले कौन है? ये सऊदी अरब है। उसके ऊपर देखेंगे जॉर्डन नज़र आ रहा है, फिर उसके ऊपर देखेंगे तो इजिप्ट नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन। कौन कौन से देश हैं? तो सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और यमन। ठीक है, आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको रेड सी सर्च करना है। उसमें आपको मैप में जाना है। कहाँ पर जाना है आपको दोस्तों? उसमें आपको मैप में जाना है। और मैप में जाने के बाद आपको क्या देखना है कि वहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे रेड सी आएगा। रेड सी के आसपास जितने भी दो देश हैं उनको आपको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या डायरी, कॉपी या किसी में मैप बना के आपको बार बार याद करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पे ट्रिक भी दी हुई है, आप कैसे याद कर सकते हैं ये आप ट्रिक देख सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा आप गूगल पर जाकर सर्च करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको याद होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? जॉर्डन।
कि WHO के अनुसार जॉर्डन विश्व से कुष्ठ रोग खत्म करने वाला क्या है, पहला देश बन गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 करोड़, क्या कह रहा है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग हमें दौड़ाना भी नहीं है ना ही हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। ये आप देख रहे होंगे, डिटेल हमने दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। यह पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि 5 करोड़ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव करें। क्या करें, सत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन क्या कह रहा है, स्वाति पोर्टल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसका विकास राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था नई दिल्ली द्वारा किया गया है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्वाति पोर्टल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसका जो विकास किया है NIPGER राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इनमें से हमें क्या बताना है, इसमें से हमें सत्य कथन का चुनाव करना है। क्या करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। दोस्तों क्यों ना हम सबसे पहले स्वाति पोर्टल के बारे में जान ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो स्वाति पोर्टल क्या होता है कि इसे इंग्लिश में कहते हैं, किसे, स्वाति पोर्टल को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस फॉर वुमेन। क्या कहा जाता है, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है ना, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मतलब कि महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। क्या है, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। देखिए, अगर आप शब्द में गौर कर रहे होंगे तो इसमें मैंने प्रयोग किया है कि महिलाओं के लिए विज्ञान, क्या है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। अर्थात कहा जाए तो इसमें बात हो रही सिर्फ महिलाओं की। तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक तंत्र से पोषित एक समाज है, जिसमें क्या कहा गया कि साइंस जैसी सेक्टर में पुरुषों का बहुमत है। ठीक है ना, मतलब कि ये साइंस सेक्टर जो है पुरुष प्रधान सेक्टर है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी अत्यधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि नहीं, अब क्या होगा, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होगी, जिसको प्रोत्साहन देने के लिए स्वाति पोर्टल का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत किया जाएगा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी महिलाएं और लड़कियां हैं, ठीक है ना, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली लोगों का, इन सब का क्या किया जाएगा, एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो लड़कियां या महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनका एक डाटाबेस क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। क्यों, जिससे कि लैंगिक अंतर को क्या किया जाए, धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए। लैंगिक अंतर जो इस सेक्टर में बहुत गहरा है या बढ़ रहा है, उसको धीरे धीरे एक डाटाबेस तैयार करके हम क्या कर सके, समाप्त कर सकें, जिससे क्या हो जाए, युवा लड़कियां, महिलाएं इसकी ओर और अधिक प्रोत्साहित हो सकें और अपनी अधिक से अधिक भागीदारी दे सकें। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इसका साउंड आ रहा महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित कि नहीं, हाँ, इसका साउंड क्रिएट हो रहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। किस क्षेत्र में सशक्त बनाएंगे,
तो विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो अभी तक इस क्षेत्र में जो भी महिलाएं या बच्चियां या लड़कियां कार्य कर रही हैं, हम उनका एक डाटाबेस तैयार करेंगे। उस डाटाबेस के माध्यम से हम लैंगिक अंतर को भविष्य में और धीरे धीरे समाप्त करेंगे, जिससे क्या होगा, और भी महिलाओं और लड़कियों को इस क्षेत्र में आने के लिए क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में महिलाएं धीरे धीरे क्या होंगी, सशक्त होती चली जाएंगी और लैंगिक अंतर धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इस प्रकार का डाटाबेस का निर्माण किसने किया है, ठीक है, इसका विकास किसने किया है, तो इसका विकास किसने किया, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान NIPGER द्वारा इसका विकास एवं रखरखाव किया जाएगा। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सत्य कथन का चुनाव करना। किसका करना, सत्य कथन का चुनाव करना। तो जो स्वाति पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अभी हमने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है कि स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म ही है कि साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है ना, साइंस हो गया, चिकित्सा हो गया, गणित हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं, लड़कियां, इनका एक डाटाबेस तैयार करना, लैंगिक अंतर को समाप्त करना और मतलब कि युवा महिलाएं एवं लड़कियों को प्रोत्साहन देना कि इस क्षेत्र में आएँ, अधिक से अधिक काम करें। अर्थात क्या कहा जाए, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा, महिला सशक्तिकरण को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा। निर्माण में अभी अभी हमने आपको बता दिया है कि इसका निर्माण किसने किया है, NIPGER। ठीक है, NIPGER द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सी है। अगर आप डिटेल देख रहे होंगे तो डिटेल हमने दिया है कि स्वाति पोर्टल, ठीक है ना, क्या होगा, स्वाति साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ठीक है ना, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। ठीक है ना, अगर आप बात कर रहे होंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यापक डेटाबेस क्या करना, तैयार करना। अर्थात इस क्षेत्र में जो काम कर रही हैं उनका एक डेटाबेस तैयार करना। ठीक है ना, इसका विकास और रखरखाव कौन कर रहा है, विकास किसने किया है, तो हमने बताया कि राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा क्या किया गया है, इसका विकास किया गया है। इसका महत्व क्या है, तो हमने अभी अभी जस्ट आपको महत्व बताया है कि इसका महत्व ये है कि हम क्या करेंगे, जो लैंगिक अंतर है हम उसे क्या देंगे, चुनौती देंगे। जो इस क्षेत्र में लैंगिक अंतर विद्यमान है उसे चुनौती देंगे। ठीक है ना, और इस क्षेत्र में जो लैंगिक अंतर में चुनौतियां आ रही हैं हम क्या करेंगे, उसका समाधान करेंगे, जिससे धीरे धीरे भविष्य में क्या हो सके, इसका निम्नीकरण हो सके, ये धीरे धीरे क्या हो सके, समाप्त हो सके। ठीक है ना, इसका उन्मूलन हो सके। ठीक है ना, इससे होगा क्या कि यह अधिक युवा महिलाओं एवं लड़कियों को वैज्ञानिक क्षेत्र, शिक्षा, कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, जिससे होगा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकसभा, कौन सी लोकसभा, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं। इसका ऑप्शन क्या दे रहा है कि 54 महिलाएं चुनी गई हैं, कि 64 महिलाएं चुनी गई हैं, कि 44 महिलाएं चुनी गई हैं, कि 74 महिलाएं चुनी गई हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग में जोर देना ही नहीं है, ज़्यादा बर्डन लेना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि 74 महिलाएं चुनी गई हैं। इस साल 18वीं लोकसभा में जो कुल परसेंटेज है उसमें से 14% क्या है, महिलाएं चुनी गई हैं। ठीक है ना, कुल 240 सीटें हैं, उस 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 99 सीटें जीतकर कांग्रेस जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और जो है कुल जो जितनी भी सीटें हैं उनमें से 14% महिलाओं ने सीट जीती है। ठीक है ना, अब प्रश्न उठता है कि कुल कितनी महिलाएं 18वीं लोकसभा में चुनकर आई हैं, तो कुल 74 महिलाएं 18वीं लोकसभा में
चुनकर आई हैं। यही लिखा हुआ दोस्तों कि 18वीं लोकसभा में 240 सीटें कौन जीती है? भारतीय जनता पार्टी जीती है, ठीक है ना। 99 सीटें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती है और 74 सांसद क्या हैं? महिलाएं हैं। अर्थात 74 मतलब कि 14% जो टोटल परसेंटेज है उसका 14% जो है महिलाएं जीतकर 18वीं लोकसभा में सदस्य बनी हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव करें। दिमाग में जोर डालिएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि सत्य कथन का चुनाव करें। क्या करें? सत्य कथन का चुनाव करें। फिर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ दोस्तों, फैक्ट जब भी मंथ दे, जब भी ईयर दे, आपको अपने कान खड़े कर लेने हैं, दिमाग से सोच समझ कर कहना, फैक्ट को ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2024, क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का क्या किया गया? अनावरण किया गया। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज जो है सुनहरे रंग का है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस ध्वज में न्यायालय के भवन को नीले रंग से चित्रित किया गया। जो न्यायालय का भवन है उसे नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया। न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। क्यों ना दोस्तों हम एक बार सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज ही देख लें, फिर हमें सारी बातें A to Z क्लियर हो जाएंगी। तो आइए चलकर देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज कैसा दिखता है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज का कलर क्या है? ब्लू। ये आप देख रहे हैं पूरा ब्लू रंग का है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इस जो सर्किल बना हुआ है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज, इसके जो सर्किल बना हुआ है उसमें क्या है? एक संविधान की किताब है। क्या है? वो संविधान की किताब है और उस संविधान की किताब के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का ढांचा बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय की आकृति को प्रदर्शित किया गया। किस रंग से प्रदर्शित किया है? तो ये सुनहरे रंग से प्रदर्शित किया गया। किस रंग से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों? तो ये सुनहरे रंग से प्रदर्शित किया गया, ठीक है। और इसी न्यायालय के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे ये अशोक चक्र को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? अशोक चक्र को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल पर यतो धर्मस्ततो जयः लिखा हुआ है। यतो धर्मस्ततो जयः लिखा हुआ है। अर्थात पूछेगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है या कि सर्वोच्च न्यायालय की आकृति, उसके गोलाकार आकृति के ऊपर यतो धर्मस्ततः जयः का उल्लेख है तो नहीं, उसके नीचे यतो धर्मस्ततः जयः का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज सुनहरे रंग का है। किस रंग का है? सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज किस रंग का है? सुनहरे रंग का है। तो अगर आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज किस रंग का है? सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। अब क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज में जो न्यायालय का भवन है उसे नीले रंग से दर्शाया गया। गलत है। जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का भवन है उसे सुनहरे रंग से दर्शाया गया है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर, न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को क्या दिया गया है? स्थान दिया गया। तो ये राइट आंसर है। जो हमारा अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो ये हमारा चक्र बनता है। यहाँ पे एक किताब बनाई गई है। क्या बनाई है? किताब बनाई। यहाँ पे न्यायालय का भवन है, इसके ऊपर हमने दिखाया था अशोक चक्र बना हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है उसमें जो गोलाकार न्यायालय का भवन दर्शाया गया है उसके ऊपर कैसे अशोक चक्र को स्थान दिया गया है, ये ऑप्शन सही है। न्यायालय का भवन क्या है? नीले रंग से दर्शाया गया है। गलत है। सुनहरे रंग से दर्शाया गया है। ध्वज का रंग कैसा है? नीला, सुनहरा नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च अक्टूबर 2024 में द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक का अनावरण किया। तो हमने बता दिया है
कि जहाँ भी तिथि मंथ ईयर दिया हो आप एक बार कान खड़े कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जानबूझकर ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं कि जिससे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अपने आप को सोचने पर विवश करें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कब अनावरण किया गया था, तो 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर क्या है, 1 सितंबर 2024 को द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या किया गया था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्या है, ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने को, आपको याद ये भी रखना है कि हमारे न्यायालय के कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो हमारे न्यायालय के 75 वर्ष, कितने 75 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को, कब, 1 सितंबर 2024 को ध्वज का अनावरण किया और प्रतीक चिन्हों का भी क्या किया, अनावरण किया था। अगर हम ध्वज की बात करते हैं तो ध्वज का रंग कैसा है, नीला है। इसमें क्या है, संविधान के खुले पन्ने, क्या है, संविधान के खुले पन्ने के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की गोलाकार भवन को दर्शाया गया है, और वो जो भवन दर्शाया गया है उसका रंग कैसा है, सुनहरा रंग है। और उस गोलाकार भवन के ऊपर क्या है, अशोक चक्र को क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो संपूर्ण डिजाइन है, ये जो संपूर्ण वृत्त की डिजाइन है, इसमें हमने आपको बताया था ना कि ऐसी डिजाइन बनी हुई, ये डिजाइन, और नीचे यहाँ पर नीचे साइड क्या लिखा हुआ था, यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्मस्ततो जय, जहाँ, जिसका अर्थ क्या होता है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। क्या होता है अर्थ, कि जहाँ पर धर्म है वहाँ पर ही विजय है। ठीक है, महाभारत में इसका कई बार उल्लेख मिलता है कि यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय का मतलब होता है कि जहाँ पर धर्म है वहाँ पर जीत है। ठीक है, इस ध्वज के मध्य में प्रदर्शित डिजाइन में भारत के हाँ, ये जो प्रदर्शित डिजाइन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नया प्रतीक चिन्ह है। ठीक है ना, मतलब कि ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो डिज़ाइन है सर्वोच्च न्यायालय में जो ये डिज़ाइन दिया गया है मध्य में, ठीक है ना, तो ये जो डिज़ाइन है वो सर्वोच्च न्यायालय का नया प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, नए प्रतीक चिन्ह के रूप में कार्य कौन करेगा, जो ध्वज के मध्य में ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह का कार्य करेगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि थाईलैंड, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने अप्रैल 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है। हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्य कथन चुनना है, सही चुनना है कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने क्या किया है, अप्रैल 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। ठीक है ना, इसके अलावा क्या किया है, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इराक की संसद द्वारा जून 2024 में समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला क्या किया गया है, विधेयक पारित किया है। ये दोस्तों एक जैसा प्रश्न है, एक ही फ्लो में चल रहा है। ठीक है ना, अब अधिकांशतः क्या होता है कि मैंने कई बार बताया है कि आप कान खड़े कर लेने हैं, मंथ ईयर दिया हो। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको कान खड़े करने ही पड़ेंगे कि कौन सा सही है। अब ये पूरे ऑप्शन सही, अगर किसी ने एक रीडिंग मारा होगा, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, अगर किसी ने एक रीडिंग मारा होगा तो उसको 100% कन्फ्यूज़न होने वाला है। इसी कारण से मैंने ये क्वेश्चन का इस तरह का क्वेश्चन बनाया है कि आपका कन्फ्यूजन और भ्रम दूर हो सके। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वह 100% पढ़ा होगा कि ये सही है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं और दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ये भी बता दूं, सही किस पर्पज़ में है कि थाईलैंड वो पहला दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। अगर आपसे पूछ लेता सिंपल से प्रश्न कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है जिसने पहली बार, मतलब कि कौन सा पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, तो इसका राइट आंसर थाईलैंड है, जो हमने बोला सही है। लेकिन क्या ये मंथ और ईयर एग्जैक्ट सही है?
नहीं सही हैं, ठीक है ना। अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इराक की संसद द्वारा जून 2024 में समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित किया है, अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया, ये सही है। अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछता कि मतलब कि समलैंगिक संबंध को अपराध किस संसद द्वारा घोषित किया गया है, तो इराक की संसद द्वारा। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, दोनों ही ऑप्शन सही। लेकिन मैंने क्या किया है दोस्तों, दोनों के मंथ चेंज कर दिए हैं, दोनों के क्या कर दिया है मैंने, मंथ को चेंज कर दिया, जिसके कारण से क्या हो जाता है, दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। क्यों क्यों क्योंकि थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया जिसने जून 2024, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, अगर ध्यान से देख रहे होंगे, अप्रैल 2024, क्या लिखा हुआ मैंने, अप्रैल 2024, ठीक है ना। और है क्या कि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया जिसने जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखिए, अगले में क्या कह रहा है कि इराक की संसद द्वारा अप्रैल 2024 में समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि जून 2024, ठीक है। मतलब मेरे कहने का कि देश तो सही हैं लेकिन मंथ क्या है, चेंज हैं। इसी कारण से मैंने इस तरह के ऑप्शन सेट किए हैं जिससे कि आप ध्यान से और कान खोलकर, आंख खोलकर पढ़ सकें, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। क्योंकि थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने जून 2024, कब, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है, ठीक है। इराक की संसद द्वारा अप्रैल 2024 में समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला क्या किया गया है, विधेयक पारित किया है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, चैनल को शेयर भी कर रहे होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जूडिथ सुमिनावा तुलुका, क्या है, जूडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। कौन, जूडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन क्या है, स्लोवाकिया, पनामा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लिथुआनिया। ये ऑप्शन फैक्चुअल, मतलब ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, आपको याद ही करना पड़ेगा। मैंने लिस्ट बनाकर दी हुई है मतलब कि जो जो अभी नवनियुक्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और भी लिस्ट हैं जिन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, हम इससे ज़्यादा डिटेल देखना नहीं, डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो लिस्ट है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राष्ट्राध्यक्ष कौन बनी है अभी अभी, याद रखिएगा। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो जूडिथ सुमिनावा तुलुका, जूडिथ सुमिनावा तुलुका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके अलावा आप ये पूरी लिस्ट देखिएगा कौन कौन कहाँ का है, ठीक है ना। आपको ये हर हाल में याद करना है। मैं धीरे धीरे और भी ऐड ऑन करता चलूँगा क्वेश्चन के माध्यम से, और ज़्यादा मैं आपको बताता चला जाऊँगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादक में कौन से स्थान, मतलब कि कहा जाए विश्व स्तर पर जो चूना उत्पादन हो रहा है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। पहला स्थान, मतलब दूसरा स्थान है कि तीसरा स्थान है कि चौथा स्थान है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना कहीं टकराता है, अयस्कों को लेकर, निर्यात को लेकर, हर चीज़ को लेकर ये आता ही आता है। तो फैक्चुअल, इसमें ज़्यादा आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर है, चौथा स्थान है, ठीक है। कि वैश्विक स्तर पर जो चूना उत्पादन की बात की जा रही है, माफ़ी चाहता हूँ, इसका राइट आंसर क्या है, बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो लौह अयस्क का उत्पादन है, ठीक है ना, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत क्या है, चौथे स्थान पर है, लेकिन चूना उत्पादक में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। तो याद रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में भारत तीसरे स्थान पर है और लौह अयस्क के उत्पादकों में चौथे स्थान पर है। हमने यहाँ पर बता दिया है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादक में तीसरे स्थान पर है और लौह अयस्कों के उत्पादन में चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है
कि भारत के सबसे हल्के टैंक जोरावर, क्या कह रहा है कि भारत को जो सबसे हल्का टैंक जोरावर का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण किसके द्वारा सफलतापूर्वक क्या किया गया है, संपन्न किया गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे हल्का टैंक का नाम क्या है, तो जोरावर है। किसने इसको निर्मित किया है, तो इसका मतलब कि कहा जाए किसने निर्मित किया है, ऑप्शन क्या कह रहा है कि डीआरडीओ ने किया है, इसरो ने किया है, या दोनों ने मिलकर किया है, या इनमें से किसी ने नहीं किया है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डीआरडीओ ने इसका क्या किया है, निर्माण किया है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे हल्का टैंक का नाम क्या है, तो भारत के सबसे हल्के टैंक का नाम क्या है, जोरावर है, जिसके विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यही लिखा हुआ है कि डीआरडीओ ने 13 सितंबर 2024, कब, 13 सितंबर 2024 को भारत के हल्के टैंक जोरावर का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया, वो भी कौन सा, प्रथम चरण, ठीक है ना। और 2027, कब, 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई गई है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में टकराने वाला है, ये आप लिख कर ले लीजिए या आप कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए कि मैंने बोला, ये आपसे कहीं ना कहीं टकराएगा। तो निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट तैयार की जाती है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व मौद्रिक संगठन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या है, विश्व आर्थिक मंच। कौन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है ना। अब इसका डिटेल देख लीजिए कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रस्तुतकर्ता कौन, मतलब कि इसे कौन बनाता है, तो ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप एवं मार्स मैकलेलन, ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप एवं मार्स मैकलेलन द्वारा इसे क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। और बात की जाती है इस रिपोर्ट में किस प्रकार के जोखिम की बात की गई है, तो तीव्र तकनीकी विकास, आर्थिक अनिश्चितता, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की गंभीर वैश्विक जोखिमों की इसमें क्या की गई है, बात की गई है। जैसे तीव्र तकनीकी के विकास की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि आजकल ऐसी ऐसी तकनीकी आ गई हैं जिसके कारण से मानव के चरित्र क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे दोषयुक्त होते जा रहे हैं। इतनी आधुनिक तकनीक आ गई हैं कि लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ों मतलब कि मानसिक रूप से विकृत होते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि ऐसी तकनीक है कि किसी का फेस, किसी का चेहरा लगा दिया जाता है। ऐसी तकनीक क्या गई कि घर में बैठे बैठे आपके पैसे चले जाएंगे, ठीक है ना। आर्थिक अनिश्चितता, आपको पता है कि मुद्रास्फीति जैसी घटनाएं व्याप्त हैं, देश डूब रहे हैं, कर्जों से युक्त हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, आर्थिक अनिश्चितता है। ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है कि लगातार क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, पेड़ों की कटाई जा रही है, ठीक है ना। जलवायु प्रदूषित होता जा रहा है, हवा प्रदूषित हो जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या है, यही सब तो क्या है, वैश्विक जोखिम हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भविष्य में गंभीर खतरे पैदा होते जा रहे हैं। उसी को ये रिपोर्ट क्या है, प्रदर्शित करती है। कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा नॉक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह में खोजा गया। नॉक्टिस ज्वालामुखी जो है किस ग्रह में खोजा गया है, तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहा है, शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। मैं आपको उत्तर बताता हूँ, इसमें ज़्यादा हमको टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में क्या किया गया है, इसको खोजा गया है। नॉक्टिस ज्वालामुखी को कहाँ पर खोजा गया, मंगल ग्रह में खोजा गया। अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। आपको दोस्तों अगर इस सिंपल से मैंने बताया, अगर क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा सा घुमाना होता तो मैं ये डाल सकता था कि नॉक्टिस ज्वालामुखी की खोज शनि ग्रह में की गई है। दूसरा ऑप्शन मैं सिंपल डाल देता कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से अधिक है।
अगर आपको पता है ग्रह तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन आप गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो नॉक्टिस ज्वालामुखी की खोज कहाँ पर की गई है, तो मंगल ग्रह में की गई है। अगर हम बात करते हैं तो ये ज्वालामुखी जो है माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, ऊंचा है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र किस रेलवे जोन द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है ना, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन क्या है कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन और पूर्वी रेलवे जोन। ठीक है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। और याद रखिएगा कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उसका मुख्यालय आता है अपना मुंबई में। उसका मुख्यालय कहाँ पे आता है, मुंबई में आता है। थोड़ा सा हम इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, स्थापना कब की गई, जून 2024 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। स्थापना कहाँ पर की गई, पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील। अब यहाँ पे पश्चिमी घाट दे दिया, तो आप सिंपल समझिएगा ये हमारा क्या है, भारत का मैप है। क्या है, हमारा भारत है। मुंबई कहाँ पे है, इधर पे है मुंबई, करेक्ट है। ये कौन सा एरिया कहलाता है, अगर मुंबई का क्षेत्र ये है, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र में मुंबई पड़ता है। तो ये मुंबई कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिमी घाट में ही तो स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हम पश्चिमी घाट में ही तो स्थित है। तो आपसे वही तो कह रहा है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। याद रखिए कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। स्थापित कर्ता कौन है, मध्य रेलवे। हमने बताया मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, तो मुंबई क्या है, मध्य रेलवे का मुख्यालय है। क्षमता कितनी है इसकी, तो 10 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसका उद्देश्य क्या है, अक्षय ऊर्जा का दोहन और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। अक्षय ऊर्जा का दोहन और कार्बन उत्सर्जन को क्या करना, कम करना। अक्षय ऊर्जा कौन से होते हैं, अक्षय ऊर्जा, ठीक है ना, अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा जिनका क्षय ना हो सके, वह ऊर्जा जिनका क्षय ना हो सके अक्षय ऊर्जा है। ठीक है ना, अब कौन सी ऊर्जा है जिनका क्षय नहीं होगा, हवा, सूर्य, पानी। इनसे जो ऊर्जा निर्मित होगी तो क्या वो क्षय होगा, वो खत्म हो जाएगी, नहीं, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी का हमको अधिक से अधिक दोहन करना चाहिए। ठीक है ना, तो अक्षय ऊर्जा का अधिक से अधिक दोहन करें। जब हम अक्षय ऊर्जा का अधिक से अधिक दोहन करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन अपने आप कम हो जाएगा। और जब कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा तो जो भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम नेट कार्बन जीरो को क्या करेंगे, जो नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य है हम उसे प्राप्त करेंगे, तो क्या उसमें सहायता प्रदान नहीं करेगा, अवश्य प्रदान करेगा। तो क्या रेलवे, हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 में नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत का पहला भारतीय रेल मतलब कि पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर, मध्य रेलवे में। मध्य रेलवे में भी कहाँ, पश्चिमी घाट की इगतपुरी झील में हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या है, वर्ष 2030 तक नेट जीरो करना है। नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन करना। नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अक्षय ऊर्जा का अधिक से अधिक दोहन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। कार्बन का उत्सर्जन कम होगा तो क्या होगा, हम वर्ष 2030 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कौन से लक्ष्य को, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या बनाया, लिस्ट पूरी दे दी है कि रेलवे जोन उनके मुख्यालय कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर एक लाइन ऐसी खींचनी है। ये हमारा क्या है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ये मध्य है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, मुंबई है। इसी प्रकार से आपको सारे मुख्यालय एक बार याद कर लेने हैं बनाकर। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ
कौन से हैं, कौन से कहाँ पर, ठीक है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, बिलासपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हुबली में है। इसके अलावा पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। याद रखिएगा, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है और मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था पहले। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर। पूर्वोत्तर का मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी कहाँ, मालिंगांव। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। आपको ये जोन याद कर लेने हैं हर हाल में। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य कथन का चुनाव नहीं करना। सत्य कथन का चुनाव नहीं करना है, क्या करना, हमें सत्य कथन नहीं चुनने, हमें गलत कथन का चुनाव करना है। याद रखिएगा क्या कह रहा, फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डॉलर विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है। फैक्ट है। कुवैती दिनार विश्व की 10वीं सबसे मजबूत मुद्रा है। आपको पता है ये क्वेश्चन एक फ्लो का है, सबसे मजबूती मुद्रा की बात कर रहा है और वो भी हेर फेर है, ठीक है। फ्लो एक है, कॉन्सेप्ट एक है, फैक्ट एक है। सिर्फ फैक्ट को इधर उधर किया गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका राइट आंसर जानने से पहले इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा, फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार, आप में से बहुत सारे लोग डॉलर को सही मानेंगे, लेकिन डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा नहीं है विश्व की। 10वें नंबर की सबसे मजबूत मुद्रा है डॉलर, ठीक है। लेकिन अगर विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है तो कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है, याद रखिएगा। इसमें से बोल रहा है कि असत्य कथन चुनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डॉलर विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है, गलत है। कुवैती दिनार विश्व की 10वीं सबसे मजबूत मुद्रा, गलत। विश्व की 10वीं सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो वो डॉलर है, ठीक है ना। और विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है, तो दिनार है। कौन सी, कुवैती दिनार है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी है। क्यों, क्योंकि ना ही एक सही है ना ही दो सही है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो डी नंबर होगा, ठीक है ना। हमने यही बताया कि डॉलर विश्व की 10वीं सबसे मजबूत मुद्रा है और फोर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव नहीं करना, हमें सत्य कथन नहीं चुनना है। फिर से फैक्ट आ गया, ठीक है ना। अब फैक्ट को आपको ध्यान देके चलना कि जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेहवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेहवा शेवा अटल सेतु, अटल सेतु, अटल सेतु भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु है, ठीक है ना। इस सेतु पर केवल भूकंप और उच्च ज्वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सेतु के निर्माण में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग किया गया है। हमें सही कथन का चुनाव करना है, हमें सही कथन चुनने हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा था कि जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेहवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि जनवरी मंथ है, मंथ दिया हुआ, ईयर दिया हुआ, तो पक्का गलत होगा, ठीक है। देखते हैं कि इसका आंसर मतलब कि विकल्प में डिटेल में क्या कहता है, सही सोच रहे हैं आप कि गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेहवा अटल सेतु का उद्घाटन, अटल सेतु भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु है, ठीक है ना। इस सेतु पर केवल भूकंप उच्च ज्वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं पड़ेगा। इस सेतु के निर्माण में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग किया गया। क्यों ना हम सबसे पहले इसका डिटेल देख लें, फिर हम इसके ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे बाद में क्या कर दिया गया था, बदलकर अटल सेतु नहवा शेवा सी लिंक के रूप में नाम क्या कर दिया गया, इसका परिवर्तित कर दिया गया था। उसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है ना। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 22 किलोमीटर लंबा है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा सबसे लंबा पुल है? यह भारत का ही नहीं, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ठीक है ना। अगर बात करते थे कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो वो भी अटल सेतु है। ये कितना है, 6 लेन वाला पुल है। कितना, 6 लाइन इसमें से हैं, 6 लेन का ये क्या है, पुल है। इसमें बात करते हैं तो 16.5 किलोमीटर ये क्या है, समुद्र पर है, और ज़मीन पर 5.5 किलोमीटर लंबा है। यह ये जो पुल है, ये मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जिले के उर्राड़ तालुका के नहवा शेवा में क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वित्त पोषण की बात करते हैं तो इसमें जापान की भागीदारी है। जापान जो है 80% इसमें क्या कर रहा है, निवेश कर रहा, और जो शेष निवेश है वो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ठीक है ना। ये क्या है, एक सेतु आपदा रोधी सेतु है। इसमें भूकंप, उच्च ज्वार और चक्रवात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उच्च ज्वार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और साथ ही साथ किसका, चक्रवात का भी इसमें क्या है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इस जो ये पुल है, इस सेतु के निर्माण में जो है नाभिकीय रिएक्टर में जो सामग्री प्रयुक्त होती है उसका उपयोग किया गया है। इसमें जो इस्पात का उपयोग किया गया है वो इस्पात जो है एफिल टावर से 17 गुना अधिक है, और हावड़ा ब्रिज में जो इस्पात उपयोग किया गया उससे 4 गुना अधिक इस्पात का उपयोग इसमें किया गया है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। ठीक है। ऑप्शन में पहले क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2024, कब, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नेवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। तो अभी अभी हमने बताया किसने किया था, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है ना। सत्य कथन का चुनाव नहीं करना, हमें गलत चुनना। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि अटल बिहारी सिवड़ी सेवा अटल सेतु, अटल बिहारी सिवड़ी नेहवा शेवा अटल सेतु भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु है। भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु है। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है ना। इस सेतु पर केवल भूकंप, उच्च ज्वार का कोई नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गलत है। क्यों? क्योंकि इस पे साथ साथ भूकंप, उच्च ज्वार के अलावा चक्रवात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। ये भी गलत है। इस सेतु के निर्माण में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग किया गया। सही। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं फिर से थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कितनों विचार को सत्य कथन का चुनाव नहीं करना। इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। इसको काट के सत्य कथन का चुनाव करिएगा, सॉरी, सत्य कथन का चुनाव कीजिए, सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो जनवरी 2024 ये गलत है हमारा। ठीक है ना। हमने बी नंबर गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो पुल है ये दूसरा नहीं, पहला मतलब कि सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। हमने ये भी बताया गलत है। क्यों? क्योंकि भूकंप और उच्च ज्वार के अलावा क्या है, चक्रवात का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके कारण इसे क्या कहा गया, आपदा रोधी पुल कहा गया। और हमने ये भी बताया कि इस सेतु के निर्माण में नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप संबंधित विषय के या कि टॉपिक का PDF चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।